हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए। तो क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं, तो क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और कुछ बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि यूपी टीजीटी के लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में लगे हुए हैं, किन किन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको हम क्लास के अंत में बताने वाले हैं। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विटामिन, कैल्शियम, आवश्यक वसीय अम्ल या प्रोटीन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीजीटी 2021 और टीजीटी यहाँ पर 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, आपको बताने की फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ये आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के कारण फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ओस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। टीजीटी झारखंड 2017 और टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन, अब बड़ा सा क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है कि कौन से विटामिन की कमी से एक वयस्क व्यक्ति में ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, विटामिन डी की कमी के कारण एक वयस्क व्यक्ति में ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पर रोग हो जाता है। और ये मुख्यतः ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में होता है, वृद्धों में होता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये है रोग मुख्यतः वृद्धों में होता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। पोटेशियम, आयोडीन, फ्लोरीन, आयरन। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो अपना आंसर आपको देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, फ्लोरीन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है। 51%, 71%, 61% या 81%। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है, पीजीटी में भी 9 और 5 में पूछा गया है, और टीजीटी में तो ये क्वेश्चन 13, 11, 9 और 5 में पूछा गया है। टीजीटी राजस्थान में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 71%। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लगभग कितना होता है, तो लगभग ये 70% होता है। तो हमारे आसपास का यहाँ पर 70% के आसपास का क्वेश्चन यह है 71%, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे 71%। तो लगभग कितना होता है, वैसे तो लगभग होता है 70%। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन तथा सल्फर। ऑप्शन 2, कार्बन तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन 3, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जल एक यौगिक है जो किन तत्वों के मिलने से बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलकर बनता है जल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जल कैसा यौगिक है, तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। और जल का सूत्र भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो जल का सूत्र है H2O। तो आप इसे भी याद रखते हुए चलेगा, नोट करते चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे। तो जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है, और जल एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र है H2O। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घ काल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है गहरे कुएं,
उथले कुएं, आर्टिजन कुएं या इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्रांस के आर्थोइट, यहाँ पर फ्रांस का जो स्थान है आर्थोइट स्थान है जहाँ पर लंबे समय से यानी कि दीर्घ काल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जा रहे हैं। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। क्या गहरे कुएं होगा, उथले कुएं होगा, आर्टिजन कुएं होगा या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही, आर्टिजन कुएं। फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से जो विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं उसका नाम है आर्टिजन कुआं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो बड़े ध्यान से देखते चलना है आपको, जिनमें नहीं पूछा जाता है। आपको बताना है कि अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन पहला, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑप्शन 2, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑप्शन 3, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना। ऑप्शन 4, पकाने में कम समय लगता है। DSSB TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना, यही इसके बारे में सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल के सेवन से बचा जाना चाहिए। चेरी, अमरूद, पपीता, सेब। आपको यहाँ पर बताना है कि सामान्य गर्भावस्था के दौरान कौन सा फल का सेवन नहीं करना चाहिए। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको अपना आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कि चेरी होगा, अमरूद होगा, पपीता होगा या सेब होगा। तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान पपीता फल खाने से बचा जाना चाहिए, तो इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए। 4 महीने के आसपास, 12 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास। DSSB TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से कर देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 6 महीने के आसपास बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। रूम सर्विस, स्व सर्विस, बैंक्वेट सर्विस या वेटर सर्विस। UGC नेट एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, बैंक्वेट सर्विस। ये सर्विस सर्वाधिक परिष्कृत और अत्यधिक औपचारिक शैली है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हम और भी इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए प्रयास कर सके और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लाते रहें। तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। और जो भी बच्चे नए हमारी क्लास में यहाँ पर जुड़े हैं वो क्लास को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। चलिए देख लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, भोजन प्रबंध कैटरिंग कर्मकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भोजन प्रबंध कर्मकारों को सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। पहला ऑप्शन है प्रबंधक, उपयोगिता, कार्यकर्ता, रसोईया, निरीक्षक। ऑप्शन 2, प्रबंधक, रसोईया, निरीक्षक, उपयोगिता, कार्यकर्ता। ऑप्शन 3, प्रबंधक, निरीक्षक, रसोईया, उपयोगिता, कार्यकर्ता। ऑप्शन 4, प्रबंधक, उपयोगिता, कार्यकर्ता, निरीक्षक या रसोईया। UGC नेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो पहले नंबर पर आएगा हमारा प्रबंधक, फिर आएगा हमारा रसोईया, फिर उसके बाद निरीक्षक, फिर उपयोगिता, फिर कार्यकर्ता। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये सही क्रम में लगा हुआ है, प्रबंधक, रसोईया, निरीक्षक, उपयोगिता और कार्यकर्ता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। 5 घंटे अनुस्मरण, 10 घंटे अनुस्मरण, 12 घंटे अनुस्मरण, 24 घंटे अनुस्मरण। तो आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है 24 घंटे अनुस्मरण करना। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि पहला ऑप्शन हमारा डायबिटीज़ की पूर्व अवस्था है, गर्भावस्था में होती है, गर्भावस्था के बाद होती है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। UPLT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, कब होती है ये आपको बताना है।
क्या डायबिटीज की पूर्व अवस्था है ये? क्या गर्भावस्था के दौरान होती है? क्या गर्भावस्था के बाद में होती है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर गर्भावस्था में होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था में होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े? 40 से 50%, 30 से 40%, 60 से 70% या 10 से 20%? DSSB TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 60 से 70% चीनी होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। हमारे ग्रिलिंग, ब्रेजिंग, स्ट्रीमिंग या पोचिंग? TGT झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब अपना आंसर आपको सही से यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पकाने यानी कि खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो वो विधि क्या कहलाएगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, वह विधि ग्रिलिंग विधि कहलाएगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अल्पाका रेशे की उत्पत्ति किससे होती है? भेड़, ऊंट, बकरी, खरगोश? DSSB TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? क्या भेड़ से होगी, ऊंट से होगी, बकरी से होगी या खरगोश से होगी? तो अल्पाका रेशे की उत्पत्ति भेड़ से होती है। ऑप्शन पहला है हमारा यहाँ पर सही है। और अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ पर पाया जाता है। तो अल्पाका 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 मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। तो ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, रेशम अथवा रेयन से निर्मित झीना वस्त्र कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाएगा? शिफॉन, टेम्पलेट, चिनोन या रेशम? यहाँ पर आपको बताना है कि रेशम अथवा रेयन से निर्मित झीना वस्त्र क्या होगा? शिफॉन होगा, टेम्पलेट होगा, चिनोन होगा या रेशम होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रेशम अथवा रेयन से निर्मित झीना वस्त्र शिफॉन होगा। तो ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ए, डेनिम कपड़ों को बनाते समय दोनों ताने और बाने में आमतौर पर ओपन व रोटर धागे प्रयोग में लाए जाते हैं। कारण आर, यह तरीका रूढ़िगत कताई तरीकों से तीव्र है व श्रम कम लगता है, लेकिन यह मोटे धागों के लिए सीमित है। यहाँ पर कूट दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। UGC नेट एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है। अभिकथन भी इसका सही है और कारण भी इसका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि एक वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या होगा। पहला ऑप्शन प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना या सिकोड़ना। ऑप्शन 2 सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना। ऑप्शन 3 सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। ऑप्शन 4 छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना या सीधा करना। DSSB PGT 2018, UGC नेट 2009 और 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या होगा? तो पहले क्या होगा? सिकोड़ना होगा, फिर सीधा करना होगा, फिर छाप लगाना होगा, फिर प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिकोड़ना तो एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर हमारा, तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं लंबे ऊनी रेशे से, छोटे ऊनी रेशे से, छोटे कपास के रेशे से या लंबे कपास के रेशे से? आपको यहाँ पर बताना है कि वस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं तो किस रेशे से तैयार किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं लंबे ऊनी रेशों से। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, अम्बा दल, जोखी दल, चार खाने, यह शब्द संबंधित है बाटिक रंगाई से, ब्लॉक प्रिंटिंग से, बंधेज रंगाई से या उपरोक्त में से कोई नहीं।
LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि अम्बा दल, चौकी दल और चारखानी ये शब्द किससे संबंधित है। क्या बाटिक रंगाई से होगा, ब्लॉक रंगाई से होगा या बंधेज रंगाई से होगा। तो यह शब्द संबंधित है बंधेज रंगाई से। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमक, वॉशिंग सोडा, सिरका, अमोनिया। यूजीसी नेट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग निकलने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, वॉशिंग सोडा का करना चाहिए, सिरका का करना चाहिए या अमोनिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीनों रेशों से बने कपड़े को धोते समय अगर रंग निकलता है तो उससे बचने के लिए हमें सिरके का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। और अब हमने आपके लिए यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर वस्त्र और यहाँ पर कढ़ाई से संबंधित यहाँ पर लिए। तो यहाँ पर प्रदेश जो पटोला से के लिए प्रसिद्ध है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा। यहाँ पर प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, बिहार, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि पटोला के लिए कौन सा प्रदेश यहाँ पर प्रसिद्ध है। पटोला के लिए जो प्रदेश प्रसिद्ध है वह है गुजरात। गुजरात पटोला के लिए प्रसिद्ध है। और पटोला एक हथकरघे से बनी हुई एक प्रकार की साड़ी है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो पटोला साड़ी हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। पंजाब, गुजरात, बंगाल या उत्तर प्रदेश। यूपी टीजीटी 2021 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 और पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। तो कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। तो कांथा कढ़ाई बंगाल से संबंधित है। कांथा कढ़ाई बंगाल से संबंधित है और ये बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो कैसी कढ़ाई है। तो बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। आब ए रवा, शबनम और वफ्त ए हवा किसके प्रकार है। चंदेरी साड़ी, हैदराबाद की पीताम्बर, बनारस की जरदोजी या ढाका का मलमल। यूपी पीजीटी 2021 जीआईसी प्रवक्ता 13 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आब ए रवा, शबनम और वफ्त ए हवा किसके प्रकार है। क्या चंदेरी साड़ी के हैं, हैदराबाद के पीताम्बर के हैं, बनारस की जरदोजी के या ढाका की मलमल के हैं। तो यह प्रकार है सभी ढाका की मलमल के। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की ओर। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। हमने 4 से 5 क्वेश्चन इसी से संबंधित लिए यहाँ पर कढ़ाई और वस्त्र से। यहाँ पर आपको बताना है कि फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब। यूपी पीजीटी 2021 और पीजीटी 2006 और टीजीटी राजस्थान में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फुलकारी पंजाब की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो पंजाब हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। बलूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मुर्शिदाबाद या मध्य प्रदेश। LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि बलूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। तो किस प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, बलूचर साड़ी मुर्शिदाबाद से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। मद्रास में, कर्नाटक में, सिंध में या बनारस में। यूपी पीजीटी 2021 और टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको हमें यहाँ पर बताना है। तो जरी कला बनारस में प्रसिद्ध, बनारस की एक प्रसिद्ध कला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। कांथा कढ़ाई, चंबा कढ़ाई, कसीदा कढ़ाई या फुलकारी। आपको बताना है कि
हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होने वाला है, तो हिमाचल प्रदेश की जो पारंपरिक कढ़ाई है वो है चंबा कढ़ाई। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। चंबा कढ़ाई हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है, लखनऊ की, राजस्थान की, ढाका की, गुजरात की। LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पन्ना हजारे साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। क्या लखनऊ की प्रसिद्ध है, राजस्थान की प्रसिद्ध है, ढाका की या गुजरात की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पन्ना हजारे साड़ियाँ जो प्रसिद्ध है वह है ढाका की, और ये साड़ियाँ फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की साड़ियों को ही पन्ने हजारे साड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि इन पे किस तरह के नमूने बनाए जाते हैं पन्ना हजारे साड़ियों पर, तो फूलों के गुच्छे वाले नमूने से तैयार की जाती है। यहाँ पर फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की साड़ियाँ ही पन्ने हजारे साड़ियाँ कहलाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। शरीर का मोटापा छुपाने के लिए वस्त्र होना चाहिए, वक्र रेखाओं वाले, छोटे प्रिंट्स वाले, बड़े बटन वाले या बड़े प्रिंट्स वाले। LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर का मोटापा छुपाने के लिए किस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है छोटे प्रिंट्स वाले। तो शरीर का मोटापा छुपाने के लिए वस्त्र होने चाहिए छोटे प्रिंट वाले। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा इसके उदाहरण है। मौद्रिक आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, वास्तविक प्रत्यक्ष आय, मानसिक आय। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा किसके उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसके यहाँ पर उदाहरण है, तो वास्तविक अप्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है अकाउंट पेई चेक, यात्री चेक, वाहक चेक या इनमें से कोई नहीं। TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित जो चेक होता है वह होता है वाहक चेक, और सुरक्षित चेक अकाउंट पे चेक और यात्री चेक ये सुरक्षित चेक होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। सुरक्षित चेक होता है हमारा वाहक चेक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है सामाजिकरण, परिपक्वता, राजनीति या भाषा। आपको बताना है कि समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या सामाजिकरण होगी, परिपक्वता होगी, राजनीति होगी या भाषा होगी। तो समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण होता है। तो ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। वह परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं पैट्रियार्कल परिवार, मैट्रियार्कल परिवार या पॉलीएंड्रस परिवार या पॉलीगाइनस परिवार। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वह परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें मैट्रियार्कल परिवार कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। घरेलू हिंसा का लक्षण है गाली देना, मानसिक प्रताड़ना, ऑप्शन 3 शारीरिक प्रताड़ना या उपयुक्त सभी। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि घरेलू हिंसा का लक्षण क्या होगा। क्या गाली देना होगा, मानसिक प्रताड़ना होगा या शारीरिक प्रताड़ना होगा। तो घरेलू हिंसा के ये सभी कारण होते हैं, गाली देना भी होगा, मानसिक प्रताड़ना भी होगा और शारीरिक प्रताड़ना भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारे क्लास लाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको एग्जाम से पहले कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा सके। इसलिए हम आपके लिए PY क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इस क्लास का ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को उसका
क्लास को यहाँ पर शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट, हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। हम और भी मेहनत से आपके लिए कंटेंट यहाँ पर लाते रहेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 38वां क्वेश्चन। यह कथन किसका है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर MP सिन्हा, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। TGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह कथन कहा गया है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। तो ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1970, 1982, 1961 या 1994? अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1961 ईस्वी में। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? डेमोग्राफी, कार्य सरलीकरण, एग्रोनॉमिक्स या व्यावसायिक स्वास्थ्य? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताने के मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या डेमोग्राफी कहेंगे, कार्य सरलीकरण कहेंगे, क्या एग्रोनॉमिक्स कहेंगे या व्यावसायिक स्वास्थ्य कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स कहेंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल, सुई और धागा, पिन और सुई या पिन और धागा? यहाँ पर आपको बताना है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पाथवे चार्ट पिन और धागे से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है? फर्श पोंछना, आटा गूंथना, बुनना या डस्टिंग? TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य कौन सा होगा? क्या फर्श पोंछना होगा, आटा गूंथना होगा, बुनना होगा या डस्टिंग करना होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फर्श पहुंचना सर्वाधिक ऊर्जा उपयोग करने वाला कार्य है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया? मल्टीमैन द्वारा, मुंडेल द्वारा, गिलबर्थ द्वारा, निकिल एवं डोर्सी के द्वारा? यूपी TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। क्या मल्टीमैन द्वारा दिया गया, क्या मुंडेल द्वारा दिया गया, गिलबर्थ द्वारा दिया गया या निकिल डोर्सी ने दिया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मल्टीमैन द्वारा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, गिलबर्थ नहीं होगा और निकिल और डोर्सी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम मुंडेल के द्वारा दिए गए थे। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? पहला ऑप्शन औद्योगिक विकास, ऑप्शन 2 राजनीतिक विकास, ऑप्शन 3 मानव संसाधन विकास, ऑप्शन 4 आर्थिक विकास। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? क्या औद्योगिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, मानव संसाधन विकास होगा या आर्थिक विकास होगा? तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर है हमारा तीसरा ऑप्शन, मानव संसाधन विकास शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। कमरों की दीवार पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? लाल, नीला, पीला, हरा? RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? तो कौन सा रंग रखेगा? क्या लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा या हरा होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पीला रंग कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर अधिक परावर्तन क्षमता रखता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। प्राथमिक रंग है? पहला ऑप्शन लाल हरा नीला, दूसरा ऑप्शन लाल हरा पीला, तीसरा ऑप्शन लाल नीला पीला, चौथा ऑप्शन बैंगनी लाल हरा। और आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कितना होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई एग्जामों में क्वेश्चन लगातार पूछा गया। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन ये पूछा गया। आपको यहाँ पर बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लाल, नीला, पीला ये हमारे प्राथमिक रंग है। तो लाल, नीला, पीला आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लाल, नीला, पीला ये हमारे क्या है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन तरह तरह से पूछे जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी प्राथमिक रंग पूछे जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, पीला, हरा, नीला ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राथमिक रंग है। वहीं भौतिक शास्त्रियों के अनुसार भी प्राथमिक रंग 3 है, लाल, हरा, नीला। तो भौतिक शास्त्रियों की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, भौतिक शास्त्रियों के द्वारा कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं, तो लाल, हरा और नीला। अगर आपसे किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो अपना आंसर आप आसानी से दे पाओगे। प्रैंक के द्वारा भी यहाँ पर लाल, पीला, नीला, तो प्रैंक के द्वारा भी यही यहाँ पर प्राथमिक रंग बताए गए हैं। तो लाल, नीला, पीला ये प्रैंक के द्वारा बताए गए हैं। वहीं मुंसेल के अनुसार भी प्राथमिक रंग बताए गए। तो इनकी संख्या मुंसेल के द्वारा प्राथमिक रंगों की संख्या 5 बताई गई है, जिसमें लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। तो आप इन्हें नोट करते हुए चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन तरह तरह से पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से भी आपको यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले उस तरह से आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो इन्हें इन पॉइंटों को भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होगा। क्या ग्रीक देवी का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, व्यक्ति का नाम होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। पानी में थोड़ा नमक डालकर, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, फूलदान को धूप में रखकर या फूलदान को छाया में रखकर। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो किसके द्वारा यहाँ पर ताज़ा रखा जा सकता है, ये आपको हमें यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पानी में थोड़ा नमक डालकर फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक, यहाँ पर वाचनिक आएगा फ्रेंड्स, वाचनिक, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता। ऑप्शन 3 उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, क्या उसके जीवन के प्रति रवैया एवं दृष्टिकोण। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसकी विद्वता एवं बौद्धिक क्षमता, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा है, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता उसके मौलिक गुण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिमवें क्वेश्चन की ओर। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है निर्धारित, द्विआयामी, बहुआयामी, असीमित। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है तो क्या होता है, क्या निर्धारित होता है, क्या यहाँ पर द्विआयामी होगा, क्या बहुआयामी होगा, क्या असीमित क्षेत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्य क्षेत्र होता है वह होता है बहुआयामी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर नए सीखने को मिले, कितने आपको आते थे, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस भी बच्चे ने हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि यूपी टीजीटी के लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो सिलेबस में अगर यहाँ पर देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हुए हैं आहार एवं पौष्टिकता, स्वास्थ्य एवं मौलिक आवश्यकता या समस्या, गृह प्रबंधन, बाल विकास, वस्त्र एवं सिले कपड़े और प्रसार शिक्षा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस में लगे हुए हैं और सभी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आहार एवं पौष्टिकता से तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सभी कुछ आ जाता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, वनस्पति जन्य यहाँ पर भोज्य पदार्थ, इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी आप एक बार देखते ही चलेगा। वहीं वस्त्र एवं सिले कपड़ों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसार शिक्षा से भी
काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को तो आपको तैयार करना ही है, और कभी कभी एग्जामिनर बाहर से भी 5-7 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें भी देखते चलेगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वे हम आपको सारे ही यहाँ पर करा देंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़िए और बेहतर तैयारी करिए। अगर आपका और भी कुछ यहाँ पर आपका कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।